नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि आखिर भारतीय संविधान है क्या। और आपको बता दें, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। आज हम इन्हीं अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे और पूरे 395 अनुच्छेद को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद आखिर कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। तो हम सभी अनुच्छेदों के बारे में क्रम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको संविधान की परिभाषा बता दें, आखिर संविधान कहलाता क्या है। तो जिस तरीके से दोस्तों अपने घर परिवार को चलाने के लिए नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से इस देश को चलाने के लिए एक नियम कानून बनाए गए हैं। अब जब हमें नियम कानूनों को किसी पुस्तक में लिख दें तो उसे हमने कहा है संविधान। तो भारत के नियम कानूनों को जिस पुस्तक में लिखा गया है उस पुस्तक के लिए कहा जाता है भारतीय संविधान। आपको बता दें, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं जो कि 22 भागों में बटी हुई हैं। कितने भागों में बटी हुई हैं? 22 भागों में बटी हुई हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां जो कि कितने भागों में? 22 भागों में बटी गई हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एक बुक है, आप एक बुक देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कोई बुक है। मान लीजिए आप ये बुक है, तो जिस तरीके से बुक में पेज होते हैं, देखिए जैसे पेज है, आप ये देख सकते हैं, जैसे ये पेज दिख रहे हैं, पेज क्रमांक आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अपना जो भारतीय संविधान में इस कुल 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुल 395 अनुच्छेद कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेदों के बारे में जानने के लिए जो आर्टिकल्स हैं, तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो अपना पहला अनुच्छेद है, आप लोग देख सकते हैं। पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है? पहले अनुच्छेद में है यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। जो अपना भारत देश है वह राज्यों का संघ है। हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको सभी को ये पता है, कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह पहले अनुच्छेद में इसी के बारे में चर्चा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। अपना पहले तीसरा अनुच्छेद में क्या कहा गया है? संसद विधि द्वारा नए कानून संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि संसद अपने अनुसार नए राज्य बना सकती है। यदि संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है और राज्यों के क्षेत्रों में जो सीमाएं हैं और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में इसी के बारे में बताया गया है कि जो संसद है वो संसद क्या कर सकती है? नए राज्यों को बना सकती है। यदि वो चाहे, संसद की इच्छा हुई तो वह सर्वसम्मति से उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है और उनके क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये था अनुच्छेद 3 में ये बात कही गई है। अब अनुच्छेद देखिए 5 में आप देख लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसमें एक बार नज़र मार लीजिए इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है और जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों, संविधान के प्रारंभ के समय में भारत में रह रहे हैं। तो अनुच्छेद 5 में इसी के बारे में कहा गया है कि वे सभी लोग भारतीय हैं
जिनका जन्म भारत में हुआ है और संविधान प्रारंभ होने के समय से जिनके माता पिता इस देश में रह रहे हैं तो वो सभी लोग क्या हैं, भारतीय हैं। तो अनुच्छेद 5 में इसी के बारे में चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद देखिए, इसके बाद जो अपना अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 53। अनुच्छेद 53 में क्या चर्चा की गई है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित रहेंगी। तो संघ, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, सभी राज्यों से मिलकर यह प्यारा सा भारत देश बना है। तो इसमें अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के में क्या रहेंगी, निहित रहेंगी। तो संघ की जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो किसके हाथ में होती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में रहेंगी। ये अनुच्छेद 53 में कही गई बात है। अब अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64, तो इसमें क्या कहा गया है, जो अपना भारत देश का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, वही राज्यसभा की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो अनुच्छेद 64 में बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 64 में बात कही गई है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो अपना अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। ये भी ज़्यादा IMP नहीं, फिर भी इसके बारे में जानिए इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 74 में एक बात कही गई है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपना कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के किसी भी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो इसमें एक साफ साफ कहा गया है कि देश में एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो लीडर होगा वो प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री रहेगा जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपना कार्य करेगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की जो सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सलाह के अनुसार ही वह कार्य करे। इससे संबंधित किसी बात की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी, हर भारत देश का एक महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, इसके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाए, महान्यायवादी उसको कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। जो सरकार का वकील होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायकी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो अनुच्छेद जो अपना अनुच्छेद 78 है इसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है सर? यही कर्तव्य है कि वह देश की प्रशासनिक एवं जो जितने भी प्रशासनिक मामले हैं और मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दी कि भाई राष्ट्रपति, हमारे मंत्री जितने भी मंत्री हैं वे कैसा काम कर रहे हैं और हम कौन कौन से निर्णय ले रहे हैं, किस क्षेत्र में कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो यह प्रधानमंत्री का खुद का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को बताए कि हम कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। तो यह अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि ये सब कार्य प्रधानमंत्री को करना है कि वह सभी जानकारियां राष्ट्रपति तक पहुंचाए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 86 इसमें क्या कहा गया है, देखिए इतना IMP नहीं है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा
संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत क्या कहा, राष्ट्रपति द्वारा इसमें कहा गया है कि जो अपना राष्ट्रपति है भारत देश का, वो संसद को संबोधित करेगा तथा संदेश भेजने का अधिकारी रहेगा। मतलब वो संसद को संदेश भेज सकता है और साथ में संसद को संबोधित कर सकता है। ये है अनुच्छेद 86, इसमें कही गई ये बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना अगला अनुच्छेद है वो है अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 89, आर्टिकल 89। इसमें कहा गया है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 89 में। तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं इसके बारे में चर्चा की गई है, इसमें बताया गया है। अब है अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदन कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद ये बहुत ही IMP है। तो समझिए क्या है कि यदि मानिए कोई विधेयक है जिस पर चर्चा चल रही है, ठीक है, और वो एक सदन से तो पास हो जाता है लेकिन दूसरे सदन से वो पास नहीं हो पाता, तो इस स्थिति में ये किया जाता है कि दोनों सदनों का एक साथ अधिवेशन बुलाया जाता है। अब पूछेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? तो आप इसको ये समझिए, जैसे 2 क्लासें लगी हैं, एक मान लीजिए एक 10वीं है और एक है 11वीं, ठीक है। अब कोई प्रपोजल है, जैसे भैया वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम होना है, तो वो 10वीं वालों ने कहा ठीक है हमारे यहाँ से सब लोग तैयार हैं, और 11वीं वालों ने कहा नहीं सर ये हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो अब इन दोनों क्लासों को साथ में बिठाया जाएगा और फिर से एक बार वोटिंग कराई जाएगी। अब जिसकी वोटिंग ज़्यादा रहेगी, संख्या में जो बहुमत में ज़्यादा रहेगा, उसकी बात मान के इसको पारित कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही इसमें होता है कि यदि कोई विधेयक है उस पर चर्चा की गई है और दोनों सदनों में से गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो संयुक्त रूप से बुलाते हैं और चर्चा करते हैं और वोटिंग के आधार पर उसको पारित किया जाता है। ये अनुच्छेद 108 में कही गई बात है। अब अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई। धन विधेयक क्या कहलाता है? धन से संबंधित विधेयक। विधेयक मतलब, अब विधेयक और कानून क्या कहलाता है? सुनना, जब तक ये संसद में पेश किया जाता है उसको हम कहते हैं विधेयक, और जब विधेयक पास हो जाता है उसके बाद बन जाता है वो कानून, ठीक है। तो धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। इसमें धन से संबंधित जितनी भी प्रकार की बातें हैं वो अनुच्छेद 110 में की गई हैं। अब है अनुच्छेद 111, आर्टिकल 111, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है देखिए, बड़े ध्यान से देखना। आइए पढ़ते हैं। संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सर्वसम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कवि क्या चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 111 बड़ा ही IMP है, देखना क्या कहा गया है इसमें कहा गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, जैसे भैया जैसे कोई विधेयक है, कानून है, वो अपने लोकसभा से भी पास हो गया है,
राज्यसभा से भी पास हो गया है। अब उसको हस्ताक्षर के लिए कोई विधेयक कानून कैसे बनता है, समझिए उसकी प्रक्रिया। जैसे हम आपको बताएं, आपको समझाते हैं। जैसे ये अपनी, मान लीजिए ये अपनी भारत की संसद मान लिया, ये हो गई अपनी लोकसभा, ये हो गई अपनी राज्यसभा, ये हो गया भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, क्या होता है कि कोई विधेयक है, ये विधेयक है, इधर से भी पास हो गया, ये विधेयक आया इधर से भी पास हो गया। अब इसको हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। देखना, तो क्या होता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को सर्वसम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है, मतलब ठीक है। अब कोई विधेयक कानून कैसे बनता है, हम आपको ये बता रहे हैं पहले कि लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद ये राज्यसभा में गया, इससे पास हुआ, और जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो ये विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, लोकसभा से पास होगा पहले, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद ये हस्ताक्षर के लिए कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति इस पर अपने साइन कर देगा तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बात की गई है कि देखिए क्या कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जो अभी मैंने बताया, राष्ट्रपति उस विधेयक को सर्वसम्मति प्रदान कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है अपने इच्छा अनुसार। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या तो वह लिखकर भैया कि भैया ये आपका जो विधेयक था इसमें ये कमियां हैं, आप इस पर फिर से क्या कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, या तो वो लिखकर पहुंचाएगा फिर से वापस लोकसभा में कि भैया इसको फिर से सुधार कीजिए, या फिर वो डायरेक्ट पहुंचा देगा बोल के कि ये गलतियां हैं, आप इसको फिर से सुधारिए। ठीक है, वह संदेश या बिना संदेश के राष्ट्रपति को भेजता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। तो भैया जब इसने एक बार पहुंचा दिया वापस, अब लेकिन फिर से इसमें कुछ सुधार हुआ, इधर से भी पास होकर इधर गया, फिर से जब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अब राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं होगी कि अब इसको फिर से पहुंचा दे सुधार के लिए, इसको मजबूरन अपने साइन करने ही पड़ेंगे। तो एक घटना होती है। तो इसमें यही कहा गया है कि यदि कोई विधेयक है वो दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसको फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है। पहली बार में तो राष्ट्रपति उसको यदि चाहे तो पास भी कर सकता है, अस्वीकृत करके फिर से पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन यदि फिर से वही विधेयक पास होकर वापस आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन जरूर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 112। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। तो हर वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद में क्या किया जाता है? वित्तीय वर्ष हेतु बजट पेश किया जाता है कि अपने देश का कुल कितना बजट है और ये कैसा क्या चीज़ें पूरे वर्ष में चलेंगी। अगला अनुच्छेद है, देखिए ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है? संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये देखिए कोष्टक में महत्वपूर्ण बात लिखी है। क्या लिखी है? सत्र नहीं चलने की स्थिति में, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। इसको ऐसे समझिए कि जब आपके स्कूल अभी जैसे गर्मियाँ चल रही तो स्कूल अब क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है? जो घर पर
आपके मम्मी पापा होते हैं या घर के जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कुछ भूल ना जाए। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके किसी भी जो विधेयक है उसको कानून बना सकता है, कोई भी कानून बना सकता है अध्यादेश जारी करके। इसमें यही बात की गई है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 124। इसमें क्या है देखिए, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। क्या है सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय ये है देश के स्तर पर पूरे भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद तो आपसे पूछ सकते हैं यदि कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129, इसमें क्या गया है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अब पूछेंगे सर आप ये अभिलेख न्यायालय क्या कहलाता है? अभिलेख न्यायालय ये कहलाता है कि जिस तरीके से कोई भी अपन किसी को सज़ा सुनाते हैं तो उस हर चीज़ का लिखित रूप रखना, हर चीज़ का लिखित रूप रखना वो क्या कहलाता है? अभिलेख न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय भी हर चीज़ का जो है वो लिखित रूप कर रखता है कि कोई भी चीज़ है वो बिना लिखित रूप में नहीं होगी। हर चीज़, किसी को सज़ा सुनाई जाएगी, किसी को बेल दी जाएगी तो उसको लिखित रूप में रखा जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय ये क्या है? भारत का अभिलेख न्यायालय है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 148। इसमें क्या कहा गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अनुच्छेद 163, इसमें क्या कहा गया है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल के स्वाविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। देखिए, जैसे हमने देखा था अनुच्छेद 74, उसमें क्या कहा गया था? देखिए, हम आपको एक बार और बता दें। अनुच्छेद 74 में कहा गया था कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के लिए राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। तो ये था बेटा देश के स्तर पर। देश के स्तर पर जो बात हो रही थी उसमें कहा गया था कि एक मंत्री परिषद होगी और प्रधानमंत्री जिसका नेता होगा और उसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। ऐसे ही अब राज्य के स्तर पर कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी और उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल स्वाविवेक संबंधी कार्यों में मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल अपने अनुसार निर्णय ले सकता है, मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो इसमें ये कहा गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 169। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। इसमें देखिए, समझिए ध्यान से क्या है। अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 169 में
राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति, यदि राज्यों में विधान परिषद बनाना है तो उसकी रचना या समाप्ति या उसको ख़त्म करना है तो विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव, तो विधानसभा है उसमें बहुमत से जो यदि प्रस्ताव पारित होगा तो तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। और जब भारत की संसद इसमें अपनी स्वीकृति दे देगी तब वो विधान परिषद या तो बन सकेगी या वो उसको भंग किया जाएगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपना भैया विधानसभा, जैसे राज्यों में, समझिए ध्यान से, ये अपना कोई जिस राज्य है तो राज्यों में एक होती है विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जरूरी नहीं ये विधान परिषद, ये तो हम जैसे यदि किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो अपना सोचता है कि हम एक और घर बनवा लें, इस टाइप से बात की गई है। लेकिन जो विधानसभा है ये हर राज्य में होती है। ठीक है, और ये जो विधान परिषद है ये कुछ ही राज्यों में है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है इसमें है अपनी विधान परिषद। लेकिन ये फिजूल खर्ची है, तो ये समझिए ज़्यादा यदि पैसे हैं इसलिए बनाई जाती है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे भैया किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो अपना एक और घर बनवा ले, उसी टाइप से है। ठीक है, तो अब इसको अपन बना और यदि इसको हम बना और मिटा कैसे सकता है कोई राज्य, तो इसके लिए जरूरी है विधानसभा की सहमति और साथ साथ में भारत के जो संसद है उसकी सहमति से विधान परिषद को हम बना सकते हैं या उसको रद्द कर सकते हैं। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे आप। ये हो गया अनुच्छेद 169। अब दोस्तों हम आ गए हैं अनुच्छेद 200। ठीक है, 200। इसमें क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेज सकता है। इस पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। इसको एक बार अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो क्या है अनुच्छेद 200, आप ये देखिए, ये बगल में ये कुछ लिखा है वन वन वन, ये क्या है, ये है बेटा अनुच्छेद 111। तो जिस तरीके से देश के स्तर पर कहा गया था, देखिए अनुच्छेद 111 में आपको रिपीट करवा दूं, बता दूं थोड़ा क्या है अनुच्छेद। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सर्वसम्मति से सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश को बिना किसी बहस के, देखिए क्या, वह संदेश को संदेश के साथ या बिना संदेश के उसको संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। तो इसी तरीके से राज्य के स्तर पर बात की गई है अनुच्छेद 200 में। तो अनुच्छेद 111 है देश के स्तर पर। जिस तरीके से देश के स्तर पर कोई विधेयक है वो यदि दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसको हस्ताक्षर के लिए मैंने बताया था राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति पहली बार में तो इसको पुनर्विचार के लिए
बेच सकता है, लेकिन यदि वो फिर से पारित होकर आ जाता है तो उसको साइन करना ही पड़ता है। ऐसे ही राज्य के स्तर पर है, राज्य के स्तर पर होता है राज्यपाल, जैसे देश के स्तर पर होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य के स्तर पर होता है राज्यपाल। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष जाता है। ठीक है, यदि कोई विधेयक हुए पारित हो गया है राज्य अपनी विधानसभा से, तो उसको राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल अपनी स्वेच्छानुसार उसको या तो पारित कर देता है या अस्वीकृत कर सकता है, और इसको पुनर्विचार के लिए विधेयक को विधानसभा में भेज देता है। लेकिन यदि वो फिर से विधानसभा से पारित हो जाता है तो उसको अस्वीकृत नहीं कर सकता, उसको साइन करना ही पड़ेगा, बल्कि वो केवल इतना कर सकता है, इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद है 213 ए। अनुच्छेद 213 है राज्य के स्तर पर, और ए अनुच्छेद 123 जो हमने बताया था वो देश के स्तर पर था। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 213 में राज्य विधानसभा विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 123 में बात की गई थी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो जो अपना राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करके नियम कानून बना सकता है। उसी तरह राज्यों में है बात की गई है कि जब राज्य में सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 214, इसमें क्या कहा गया है? जो अनुच्छेद 214 है वो अनुच्छेद 124 के जैसा है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। जैसे अनुच्छेद और 124 में क्या कहा गया था, जैसे देश के स्तर पर देखिए इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, तो देश के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, वो अनुच्छेद 124 में बात की गई है। और राज्यों के स्तर पर अनुच्छेद 214 के तहत सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। तो मूल अधिकारों के जो संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय के पास सभी शक्तियां दी गई हैं कि भाई अधिकारों की रक्षा तू ही कर, तू ही सबसे अच्छा है, तू ही इन अधिकारों की रक्षा कर सकता है। क्योंकि जो मूल अधिकार है वो अधिकार नागरिकों के जो भारत के नागरिकों से संबंधित हैं, इसको संसद में को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और वही भारत के जो नागरिकों के मूल अधिकार है इनकी रक्षा करता है। तो और यदि हम आपको बता दें कि यदि आप भारतीय संविधान ने हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। कितने मौलिक अधिकार किए हैं? 6। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, संस्कृति व शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का और संवैधानिक उपचार, ये कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन शुरुआत में ये 7 थे। शुरुआत में अधिकार कितने थे? 7 थे। तो आइए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगले जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 233, ये मैं पहले आपको बता दूं, ये जो बुक है वो लूसेंट की है, लूसेंट की बुक है, उसी में से मैं आपको ये अनुच्छेद बता रहा हूँ, और आप उसके ये अपने पास में रखकर उसमें से मिला भी सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से आप रीड करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाज़ार में से आपको कहीं भी स्टेशनरी की शॉप से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 233। जिला न्यायालय या जो अपने जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जो जितने भी जिलों में न्यायालय होते हैं उनके न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके
न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल कब करता है? वो उस उच्च न्यायालय जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके परामर्श से करता है। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 235। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो राज्यों में होते हैं, तो उनका जो नियंत्रण है, उच्च न्यायालय का जो नियंत्रण है, वो जितने भी छोटे न्यायालय हैं, जो जिला न्यायालय हो गया या तहसील स्तर पर जो न्यायालय हो गया, उन सभी पर कौन नियंत्रण करेगा? उच्च न्यायालय क्या करेगा? अपना नियंत्रण करेगा। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं तो बुजुर्ग सभी घर के छोटों पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझिए। अब ये है अनुच्छेद 239। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 239 इसमें कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक या जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या इसके एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 239 बहुत ही आईएमपी है, समझना ध्यान से। जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित, इनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ठीक है। यदि वह उचित समझे, कौन उचित समझे? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति बेटा उचित समझता है तो बगल के किसी राज्य से, भैया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यूनियन टेरिटरी हैं। तो इनमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें क्या है? जो शासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि वह उचित समझे तो बगल के राज्य के राज्यपाल को इसका प्रशासन सौंप सकता है। तो राज्यपाल को अधिकतर प्रशासन सौंप दिया जाता है या एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो आप देखते हैं, आए दिन टीवी में देखते रहते हैं कि जो दिल्ली भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इसके जो एलजी साहब हैं, जो राज्यपाल हैं, इनकी हमेशा जो केजरीवाल से खींचातानी चलती रहती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो राष्ट्रपति की सह पर राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती। आपको इसको ऐसे समझिए। ठीक है। अगला अपना जो अनुच्छेद है, देखिए अगला अनुच्छेद क्या है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। इसमें क्या कहा गया है? देखिए इसमें कहा गया, इसमें पंचायत, जितनी भी जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, इनके गठन के संबंध में इस अनुच्छेद में चर्चा की गई है कि कोई पंचायत बननी है या कोई नगर पालिका बननी है, तो इन सभी की जो उत्तरदायित्व है, संरचना है, आरक्षण, सभी प्रकार की जो बातें हैं नगर पालिका और पंचायत से संबंधित जितनी भी प्रकार की बातें हैं वो अनुच्छेद 243 में इसमें विस्तार से बताई गई हैं। अनुच्छेद 243 में। ठीक है। आप ये समझिए, मैं आपको पूरा ब्रीफ इंट्रो बता रहा हूँ संविधान में कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 245। इसमें क्या कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका
अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अभी क्या बोला है समझिए ध्यान से। जैसे अपनी जो भारत की संसद है वो पूरे देश के लिए, जैसे आपको मैं एक मैप से द्वारा समझाता हूँ। तो देखिए ये इंडिया का मैप आप देख सकते हैं, ये भारत का क्या है पूरा मैप है। तो इस पूरे देश को, इस पूरे जो भारत है इस पर जो भारत की जो बाउंड्री है पूरी इस पूरी सीमा पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। तो भारत की जो संसद है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। किसके लिए? पूरे देश के लिए। और जैसे कोई छोटा सा राज्य है, जैसे कोई मध्य प्रदेश है, तो वो राज्य के लिए कानून बना सकता है। तो भारत की संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य के लिए क्या बनाती है? कानून बना सकती है। ठीक है, ये था इसमें अनुच्छेद 245 में इसी बारे में चर्चा की गई। संसद संपूर्ण देश के लिए या देश के किसी हिस्से के लिए, और जो राज्य है वो राज्य अपने राज्य के किसी हिस्से के लिए या पूरे राज्य के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 248। इसमें क्या कहा है? विधि निर्माण संबंधी अपशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित रहती हैं। यदि कोई कानून बनाना है, विधि निर्माण करना है, तो सभी शक्तियाँ किस में निहित हैं? संसद में। भारत की जो संसद है उसमें क्या है? निहित है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना अगला अनुच्छेद है, अपना अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। अभी क्या है अनुच्छेद 249? समझना ध्यान से। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, वह इसके लिए राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अभी क्या है इसमें कहा गया है कि जो अपनी भारत की राज्यसभा है वो विशेष बहुमत द्वारा, यदि उसके पास बहुमत है, यदि जैसे समझिए यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और आपके पास बहुमत है, तो आप अपने घर वालों से वो बात मनवा सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसे ही जो अपनी भारत की राज्यसभा है, यदि उसके पास बहुमत है और उसको कोई कानून बनाना है, तो वह लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, राजी कर सकती है, यदि वह जो बात है वो राष्ट्रहित में रही तो ही। ठीक है, अगला है अपना अनुच्छेद 262। इसमें क्या कहा गया है देखना बड़े ध्यान से। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण के संबंध के विवाद में संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। तो यदि कोई राज्यों में नदियों या संबंधी विवाद है, जैसे भी चल रहा है तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी संबंधी विवाद, तो यदि कोई नदियों और घाटियों के जल वितरण और नियंत्रण से संबंध विवाद है, तो इसका जो निर्णय है वो भारत की संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कि कौन क्या सही है कौन गलत है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। ध्यान से देना क्या है इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 263 में बीच बीच में आप पानी पीते जाना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको 2-3 बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको सभी अनुच्छेद बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 263 में क्या कहा गया है देखिए, केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। इसमें क्या कहा है कि यदि केंद्र सरकार है, यदि ऐसा समझिए जैसे कोई केंद्र में सरकार अभी किसकी है? भाजपा की सरकार है। ठीक है सर, जैसे वो राज्य में अपने यहाँ भी राज्य में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश राज्य में किसकी सरकार है? भाजपा की। ठीक है, तो इसमें कोई विवाद होने की उम्मीद नहीं है। अब लेकिन जैसे राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो जब केंद्र
और राज्य सरकारों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो उस स्थिति में एक बात की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों में क्या विवाद का समाधान करने के लिए राष्ट्रपति एक परिषद की स्थापना कर सकता है कि भैया एक टीम बना देता है कि यदि इन राज्यों में विवाद हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद हो, तो उसकी इनके बीच में सुलह कराने के लिए राष्ट्रपति एक परिषद की स्थापना कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 266। इसमें क्या कहा गया है देखिए, भारत की संचित निधि मतलब पैसा, सरकार की सभी मौद्रिक अपशिष्ट मतलब सोना चांदी एकत्रित रहेंगी विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना, इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। मतलब इसमें क्या कहा गया है, आप तो समझदार हैं, ये तो समझ ही गए होंगे कि जैसे हम भी कोई जैसे एक समझिए आप कोई जैसे ग्रुप चला रहे हैं, मानिए आप कोई समाज सेवा का ग्रुप चला रहे हैं और आपने उसके लिए क्या किया, गांव वालों से या पूरे देश से क्या किया, पैसा कलेक्ट किया। ठीक है, आपकी जैसे टीम, आपने पैसा, आपकी टीम में 5-6 सदस्य हैं, ये क्या है, सदस्य हैं। आपने जो पैसा कलेक्ट किया, अब उसमें एक आपने प्रेसिडेंट बना दिया उसके अंदर कि भैया तू रख पूरा पैसा। अब जितना पैसा आया, लेकिन सभी लोगों को पता है कितना पैसा है, कितना क्या आया है, कितनी सोना है, कितना चांदी है, तो ये जो व्यक्ति है ये इनको पूछे बिना ये पैसा यूज नहीं कर सकता। और जब ये पैसा यूज होगा तो इस सभी की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है और सभी को पता हो रहना चाहिए कि पैसा कहाँ पर यूज होना है। तो ऐसी जो देश के स्तर पर है, तो देश का जितना भी धन होगा, सरकार और जितनी भी मुद्राएं होगी, तो जो सरकार है वो सरकार सभी की सहमति से ही उसका यूज करेगी, उसका उपयोग करेगी। अपनी मन मर्जी से उस पैसे का 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं कर सकती है। ये किस में बात की गई है, अनुच्छेद 266 में के सरकार का या जो भारत की जो जितने में पैसा है, सरकार अपनी इच्छानुसार कहीं पर भी खर्च नहीं कर सकती है। उसको खर्च करने के लिए सभी की सर्वसम्मति बहुत ही ज़रूरी है। जब सभी साथ कहेंगे तभी वो पैसा का यूज होगा। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 267। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। मतलब जैसे आप ये समझिए, हमारे घर में भी हम कोई एक ऐसा अकाउंट खोल के रखते हैं, बीमा वगैरह करके रखते हैं कि भैया यदि हमारे कोई आपदा आए, कोई परेशानी आए, तो हम उस बीमा के पैसे से उससे लड़ सकें, मतलब उससे सरवाइव कर सकें। तो ऐसी जो भारत की सरकार होती है, तो वो भी एक ऐसी विधि बना सकती है, एक ऐसा खाता बना सकती है जिसमें और उसमें ऐसा पैसा जमा कर सकती है कि यदि कठिन समय आए भारत में, तो उसका वो क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो ये इसी में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात मतलब अचानक उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। जैसे अभी वो आप देखते हैं कोरोना आया था, तो उसमें वो प्रधानमंत्री ने एक सभी से एक अकाउंट दिया था सबको, और सभी देशवासियों ने उसमें अपना पैसा डाला था देश के कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, ये होता है। अगला देखिए अनुच्छेद, इसी अनुच्छेद आर्टिकल का उपयोग करके प्रधानमंत्री ने वो पैसा मंगवाया था। ठीक है, सभी लोगों ने वो जमा किया था। अगला है अनुच्छेद 275। ये क्या है, केंद्रों द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो जो केंद्र सरकार है
वो सभी राज्यों को, जितने भी भारत में 28 राज्य हैं, सभी राज्यों को उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पैसा देती है कि भाई तुम भी आगे बढ़ो। जैसे सभी राज्यों से जैसे टैक्स लगता है, तो 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं हमारे ऊपर। जो भारत का नागरिक है उस पर 2 टैक्स लगते हैं। आप भी कोई जैसे कोई चीज़ परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो आप उसको बड़े ध्यान से देखना। कोई भी उस पर लिखा रहता है एक SGST, मतलब वो जाएगा राज्य सरकार के लिए, स्टेट के लिए, और एक लिखा रहता है CGST मतलब सेंट्रल, मतलब केंद्र सरकार के लिए। मतलब जब कुछ पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है और उतना ही % राज्य सरकार के पास जाता है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 280। इसमें क्या कहा गया है देखिए, अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसका अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंधों में अनुशंसा करेंगे। तो अनुच्छेद 280 में ये बात कही गई है कि जो अपना भारत देश का राष्ट्रपति है, हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, मतलब वित्त आयोग बनाएगा। वित्त मतलब पैसों से लेन देन संबंधी जो टीम बनाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य और होंगे। जो राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्यों के बीच कितना कर के वितरण है उसके संबंध में सभी जानकारियां उनको प्रदान करेगा कि भैया केंद्र राज्य के करों के वितरण में क्या चल रहा है, केंद्र के पास कितना पैसा है, राज्यों के पास कितना पैसा है। तो उसकी पूरी जानकारी जो टीम है, जो वित्त आयोग है, वो राष्ट्रपति को देगा। ये कार्य हर 5वें वर्ष में किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 300 का। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसे अनुच्छेद 300 का में एक सामान्य वैधानिक अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। तो जो पहले हम आपको बता दें, पहले मैंने आपको बताया था कि एक संपत्ति का अधिकार भी होता था, लेकिन सरकार ने, जो संसद है, उसने इसको रद्द कर दिया था और उसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया था कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312, इसमें क्या कहा गया है? राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकता है। जो अपनी राज्यसभा है वो विशेष बहुमत द्वारा, यदि उसके पास बहुमत है, मतलब उसके पास वोट है, उसके पास ज़्यादा लोग हैं, तो वह नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अनुच्छेद 315, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। AIMP है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या कहा है, जो संघ है मतलब केंद्र, उसके स्तर पर एक लोक सेवा आयोग और राज्यों के स्तर पर लोक सेवा आयोग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। जैसे अपने मध्य प्रदेश का है MPPSC, ऐसे देश का क्या है UPSC, संघ UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के तहत जो अपने कलेक्टर वगैरह हैं, इसी परीक्षा के द्वारा उन प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाता है। तो ये किसके, जो अपना UPSC है और PSC, इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 315। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है अनुच्छेद 324। इसमें क्या कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 324 में चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। तो अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि जितना भी पर्यवेक्षण है, मतलब नियंत्रण है और निर्देशन है, तो जितने भी चुनाव संबंधी कार्य हैं
वो पूरी सभी शक्तियाँ किसमें रहेंगी, चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। तो ये चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 324 में, इसके बारे में चर्चा की गई है। जितने भी भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनावी शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं, चुनाव आयोग के पास में होती हैं। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती चुनाव आयोग के कार्य में, ठीक है। और इस देश में चुनाव कौन कंडक्ट कराता है, चुनाव आयोग ही भारत में सभी प्रकार के चुनाव करवाता है राज्यों में। और जो अपने लोकसभा का चुनाव है सभी कौन करवाता है, चुनाव आयोग ही करवाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भी चुनाव आयोग करता है, ठीक है। तो और सभी जितने भी चुनाव करवाए हैं उनके रिजल्ट भी जारी चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। अगला अपना अनुच्छेद है अनुच्छेद 326। इसमें क्या कहा गया है, लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वैश्य मताधिकार के आधार पर होगा। अभी तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कहा है जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, उसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार। बच्चे इसमें पार्ट नहीं लेते, ठीक है। जो 18 वर्ष हो जाता है वही इसमें भाग लेता है। और भारत में जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। जो वयस्क हो जाता है वही वोट डालता है, मत देता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण रहेगा। जो अपनी लोकसभा है 545 सीटें हैं, तो इसमें अनुसूचित जो जाति हैं SC ST के लिए क्या रहेंगे, आरक्षण रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। ये अनुच्छेद 330 के तहत कही गई बात है संविधान में। अगला क्या है देखिए अनुच्छेद 331। इसमें क्या कहा है, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी एंग्लो इंडियन क्या है, इसको आप ये समझिए कि जो बाहर से अंग्रेज जो बाहर इंग्लैंड वगैरह से आए थे लेकिन वापस नहीं गए, भारत में ही बस गए, व्यवसाय के कारण या किसी भी अन्य कारणों से भारत में ही बस गए वो अंग्रेज, उन्हें हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उनको लोकसभा में मनोनीत कर दे सकता है, ठीक है। ये है। अगला है अनुच्छेद 332। ये क्या है अनुच्छेद 332, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 332 के तहत कही गई बात है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। अब आप उसने सर ये एक अभी पढ़ा सा लग रहा था, तो आप देखिए ये अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 330 में ये कहा गया था लोकसभा होती है देश के स्तर पर सांसद में, उसमें भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। और ये है 332, इसमें कहा गया अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में, जो राज्यों में विधानसभा होती है उसमें भी क्या रहेगा, आरक्षण रहेगा। मतलब जो विधायकी वगैरह के चुनाव होते हैं उनमें, विधायकी वगैरह के चुनाव में इन अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए क्या रहता है, आरक्षण रहता है कि ये कुछ सीटें इन जाति के लोगों के लिए रिजर्व रख दी जाती हैं कि इस पर केवल इनका ही कैंडिडेट, इस जाति के लोग ही क्या बनेंगे, विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे। अगला है अनुच्छेद 333, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन, ठीक है। आंग्ल भारतीय मैंने अभी बताया था, वो अंग्रेज जो भारत आए और भारत में ही बस गए फिर वापस नहीं गए, तो उनको भी विधानसभा में जैसे देश में मनोनीत करता था राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल इनको क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ये अनुच्छेद 333 में कही गई बात है। अगला है 335, अनुच्छेद 335। इसमें क्या कहा गया है, अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान है। पदों में काय का आरक्षण का प्रावधान है।
तो हाँ, अनुच्छेद 335 यही बहुत आज के समय में चर्चा का विषय बना है। आजकल कई आंदोलन होते हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, सभी को एक समान कर देना चाहिए। तो अनुच्छेद 335 के तहत ही जो SC ST OBC इन सभी के लिए विभिन्न जो शासकीय सेवाएं हैं, इनके जो सरकारी पद हैं, इन पर क्या दिया गया है, आरक्षण का दिया गया है, जो है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 के तहत ही SC ST OBC इन सभी के लिए क्या दिया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, एक कहा गया है अनुच्छेद 338 में। अब है अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी होगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति SC ST जो आयोग है वो इसी के तहत है, अनुच्छेद 338 के तहत बनाए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 340। पिछड़ा वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई। तो जो पिछड़ा वर्ग है मतलब OBC है, इनकी दशा को सुधारने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया है, वो है अनुच्छेद 340 के तहत। अगला है अनुच्छेद 343। इसमें क्या कहा गया है, ये AIMP है, बड़े ध्यान से देखना। देखिए क्या है अनुच्छेद 343 क्या बोल रहा है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। तो भारत देश की जो आधिकारिक भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई क्या है, हिंदी है। वो अनुच्छेद 343 के तहत तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब बोला क्या है अनुच्छेद 347 में क्या बात की गई है, देखिए। यदि किसी राज्यों में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। जैसे भैया कोई राज्य है और राज्य में बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हैं और उन लोगों की कोई उम्मीद है, आकांक्षा है कि हमारी बोले जाने जो भाषा है तमिल, कन्नड़, मलयालम, इनको क्या दी जाए, मान्यता दी जाए। तो इसकी जो अनुमति है वो राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, ये हमारे 347 अनुच्छेद हो जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। इसमें क्या बात की गई है, क्या संघ का कर्तव्य होगा कि वह भारतीय हिंदी भाषा का प्रसार व उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मतलब जो केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह जो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इसके प्रसार के लिए कार्य करे और जन जन तक इसको पहुंचाए और यह जो अपनी संस्कृति का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। ठीक है, ये किसका कार्य है, जो हिंदी भाषा का प्रचार करने का, केंद्र सरकार का, संघ सरकार जो अपना संघ। अगला है अनुच्छेद 352। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है। जो राष्ट्रपति है भारत का वो आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है यदि कोई युद्ध वगैरह होता है। यदि वह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, तो राष्ट्रपति यदि देश में कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है, कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो इस स्थिति में जो अपना भारत देश का राष्ट्रपति है भारत में इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 352 की बात में ये बात की गई है। अगला है अनुच्छेद 356। इसमें क्या बात की गई है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। कि यदि किसी भैया के
जो राज्यपाल है उसको लगता है कि राज्य सरकार है वह सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है और जो संविधान के बनाए गए नियमों को नहीं मान रही है, तो राज्यपाल उस राज्य सरकार को भंग कर देता है और शासन की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पर राज्यपाल का शासन और राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 360। इसमें क्या कहा गया? यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो राज्यपाल को, यदि भारत के राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत में पैसों के से संबंधित कोई खतरा है या पैसों में भारत में पैसा कम पड़ रहा है, तो इससे के लिए वह भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, पैसों संबंधी। अगला है अनुच्छेद 365। इसमें क्या बात की गई है, देखिए ध्यान से। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यदि समझिए ध्यान से क्या कहा गया है अनुच्छेद 365 में, यदि कोई राज्य सरकार द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, यदि भैया जी समझिए जैसे कोई निर्देश है, मोदी जी ने किसी राज्य को भेजा लेकिन राज्य सरकार ने उसको नहीं माना, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाता है कि वह राज्य संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है और वहाँ पर राष्ट्रपति उस सरकार को भंग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। यह है अनुच्छेद 365 में। अब है अनुच्छेद 368। इसमें क्या बात की गई है, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अधिकारी है, किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो इसी अधिकार जो अपनी सरकारें हैं, इसी अधिकार का उपयोग करके जो आए दिन संविधान में क्या करती हैं, संशोधन करती हैं। अगला है अनुच्छेद 370। ये क्या है देखिए, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन किया गया है। अब हम आपको बता दें कि इस जो अनुच्छेद है इसको हटा दिया गया है। इसको जो अपनी केंद्र सरकार है मोदी जी ने तो इसको क्या कर दिया है, अनुच्छेद 370 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से को ख़त्म कर दिया है। अभी क्यों हटाया है, क्योंकि इस अधिकार का उपयोग करके 368 अनुच्छेद का उपयोग करके कि संसद किसी भाग में संशोधन करने का क्या है, अधिकारी है, तो इसके तहत इन्होंने 370 को क्या कर दिया, आर्टिकल 370 को हटा दिया है। अगला है 371। इसमें क्या है, अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। जैसे कुछ राज्यों के विकास के लिए, मतलब कुछ राज्यों को बढ़ावा देने के लिए, विकास करने के लिए जो अपना राष्ट्रपति है वो एक बोर्ड बना सकता है। बोर्ड मतलब वो ब्लैक बोर्ड नहीं कैसा वाला बोर्ड, जैसे कुछ लोगों की टीम बना देता है। ठीक है, उस टीम में सभी सदस्य होते हैं, वो उस राज्य के विकास की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड इत्यादि। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 394। इसमें क्या कहा गया, 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकारों के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा। तो कहा गया है अनुच्छेद 394 में कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 394 में कही गई बात है। अगला है आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 395 आर्टिकल 395। इसमें कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जो
प्रीवी कौशल क्षेत्र अधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? रद्द किया जाता। तो दोस्तों हमने जितने भी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक जितने भी अनुच्छेद थे उन सभी को पढ़ लिया है। आप इन अनुच्छेदों को एक बार रिपीट कीजिए। ये भारत के पूरे 395 अनुच्छेद थे जो हमने आपके साथ में साझा किए हैं और आपको संविधान, भारत के संविधान को समझने का एक मौका दिया है। आप इनको पढ़कर भारतीय संविधान को बड़े आसानी से जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनका भी ज्ञान बढ़े। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं बाद में। खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।